जरा सोचिए एक ऐसे पल के बारे में जहां जीत का जश्न मनाया जा रहा हो, लेकिन वही जश्न एक बहुत बड़े संकट की वजह बन जाए। महाभारत की ये कहानी एक ऐसी ही राजकुमारी की है जिसका भ्रम टूटता है और एक विनाशकारी युद्ध के पहले बीज बोए जाते हैं। तो चलिए इस साजिश की परतों को खोलकर देखते हैं। कहानी की शुरुआत बस इसी एक लाइन से होती है। ये सिर्फ एक जीत का नारा नहीं था, ये वो सच्चाई थी जो हस्तिनापुर के आने वाले कल पर हमेशा के लिए एक अंधेरा छोड़ने वाली थी। तो कहानी का पहला चैप्टर है एक राजकुमार का टूटा हुआ भरम। द्रौपदी के स्वयंवर में राजकुमार दुर्योधन को एक ऐसी खबर मिलती है कि बस उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो तो इस यकीन में जी रहा था कि उसके चचेरे भाई पांडव अब इस दुनिया में है ही नहीं। और बस एक पल में दुर्योधन का ये झूठा कॉन्फिडेंस, ये झूठी तसल्ली, सब कुछ चकनाचूर हो गया। उसे पता चलता है कि पांडव सिर्फ जिंदा ही नहीं है, बल्कि उन्होंने तो राजा द्रुपद जैसे शक्तिशाली साथी भी बना लिए हैं। ये एहसास उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, कर्ण का कपटी प्लान। इस मुश्किल घड़ी में दुर्योधन सीधा पहुंचा अपने सबसे खास दोस्त, सबसे बड़े योद्धा कर्ण के पास, और बस यहीं से उस साजिश की शुरुआत हुई जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। दुर्योधन और कर्ण ये सब क्यों कर रहे थे? ये सिर्फ राजनीति नहीं थी, इसके पीछे थी गहरी जलन और पावर पाने की एक ऐसी जिद कि वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थे। कर्ण का प्लान बिल्कुल सिंपल और क्रूर था। कोई बातचीत नहीं, कोई डिप्लोमेसी नहीं, सीधा एक अचानक हमला जो पांडव प्रॉब्लम को हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर दे। ये प्लान बनाया ही इसलिए गया था कि काम जल्दी और एक ही बार में हो जाए। तो अब कहानी में आती है एक दीवार, ज्ञान की दीवार। दुर्योधन तो अपने प्लान को लेकर काफी एक्साइटेड था। उसे लगा जीत तो पक्की है, लेकिन एक बहुत बड़ी रुकावट थी। उसे राज्य के सबसे सम्मानित लोगों भीष्म, द्रोण और विदुर की मंजूरी चाहिए थी। सबसे पहला और सबसे स्ट्रॉन्ग नहीं आया पितामह भीष्म की तरफ से। उनकी तो कसम थी, उनका एक ही मकसद था, हस्तिनापुर को ऐसे लापरवाह कामों से बचाना जो पूरे राज्य को युद्ध की आग में झोंक सकते थे। फिर गुरु द्रोणाचार्य ने इस पर सवाल उठाया। वो तो पांडवों और कौरवों दोनों के गुरु थे। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये प्लान नैतिक तौर पर गलत है। एक शांत राज्य पर बिना वजह हमला करना धर्म के खिलाफ है। और आखिर में सबसे करारा जवाब आया विदुर से। उन्होंने बिना घुमा फिराए के सीधे सीधे इस साजिश का असली कातिलाना चेहरा सबके सामने ला दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि ये कुछ और नहीं बल्कि अपने ही चचेरे भाइयों को मारने की एक घिनौनी कोशिश है। तो अब कहानी का फोकस शिफ्ट होता है राजा धृतराष्ट्र पर। सोच के देखिए, वो एक तरफ पिता थे और दूसरी तरफ एक राजा। अपने बेटे की जिद और राज्य के प्रति अपनी ड्यूटी के बीच वो बुरी तरह से फंस गए थे। राजा का दिल और दिमाग दोनों अलग अलग दिशा में थे। दिल से तो वो चाहते थे कि उनका बेटा दुर्योधन ही जीते, लेकिन वो अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकारों की बात को, उनकी समझदारी को ऐसे ही नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते थे। तो हुआ ये कि सबके विरोध के सामने राजा धृतराष्ट्र को बुझे मन से अपने बड़ों की बात माननी पड़ी। इसका मतलब था दुर्योधन को अपना प्लान कम से कम उस वक्त के लिए तो छोड़ना पड़ा। दरबार में अक्ल की जीत हुई, पर सवाल ये था कि ये शांति कब तक टिकने वाली थी। देखिए, ये एक झगड़ा तो टल गया, लेकिन इससे वो गहरी नफरत खत्म नहीं हुई जो दोनों पक्षों के बीच पल रही थी। उल्टा इस घटना ने तो उस नींव को और भी पक्का कर दिया जिस पर आगे चलकर इतना बड़ा युद्ध होना था। तो ये पल सिर्फ एक फेल प्लान नहीं था, ये एक तरह का खुला ऐलान था कि दुर्योधन अपने चचेरे भाइयों को दुश्मन मानता है, और इसने एक ऐसी दरार डाल दी जो वक्त के साथ बस बढ़ती ही चली गई। आखिर में भीष्म, द्रोण और विदुर की सलाह से बस आने वाले तूफान को थोड़ी देर के लिए टाल दिया गया था। उन्होंने आग को फैलने से तो रोक लिया, पर अंदर अंदर चिंगारी सुलगती रही जो बस सही मौके का इंतजार कर रही थी एक बड़ा तूफान बनने के लिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे किसी की जिद और नफरत समझदारी और फर्ज की सबसे मजबूत दीवारों को भी तोड़ सकती है। और ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि क्या समझदारी से सिर्फ युद्ध को टालते रहना काफ़ी है, या उसे हमेशा के लिए रोका भी जा सकता है, खासकर जब सामने वाले की जिद इतनी बड़ी हो।